फोर्ड, वो कंपनी जिसने बढ़ावा दिया मॉडर्न कार को, असेंबली लाइन को, 40 घंटे के वर्क वीक को और साथ ही साथ वो क्रिएटर है अमेरिकाज के बेस्ट सेलिंग व्हीकल F-150 की। और उनके इम्प्रेसिव और लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी के बावजूद फोर्ड जो है थोड़ी ख़राब सिचुएशन में अभी उनके पास $200 बिलियन से ज़्यादा की लाइबिलिटीज़ हैं, जो कि उन्हें टॉप 10 लिस्ट में डालता है सबसे ज़्यादा कर्जदार कंपनीज़ में। हालांकि फोर्ड जो है नंबर 1 स्पॉट में इन लिस्ट में नहीं आता, मगर एक चीज़ जो हमें कंसिडर करने वाली ये है कि बाकी कंपनीज जो हैं इस लिस्ट में उनका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है फोर्ड से। हालांकि फोर्ड जो है सबसे ज़्यादा कर्जदार कंपनी ना हो इस दुनिया में, मगर वो यूजुअली सबसे ज़्यादा लेवरेज कंपनी है इस दुनिया में। थैंकफुली उनके पास ज़्यादा एसेट्स है लाइबिलिटीज से, क्योंकि उनके एसेट्स जो है $257 बिलियन में आते हैं। मगर जब हम उनके कैश रिजर्व्स को बात करें उनकी लाइबिलिटी से कंपेयर करने में, तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। फोर्ड के पास अभी $20 बिलियन वर्थ ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हैं। तो दूसरे शब्दों में जो उनकी टोटल लाइबिलिटीज़ है वो 10 गुना ज़्यादा है उनके करंट कैश रिजर्व से। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए मुझे नहीं लगता कि आप ये सुन के सरप्राइज होंगे कि मैक्रो एक्सिस ने कंपनी को 44% चांस दिया है बैंकरप्सी का। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि फोर्ड एक ऐसा अमेरिकन लेगेसी ऑटो मेकर है जिसने कभी भी बैंकरप्सी के लिए फाइल नहीं करी है पहले, मगर ये एक्चुअली वापस से आके उन पर पलटवार कर सकता है, क्योंकि उनके पास कभी भी रीसेट स्विच नहीं आया बाकी ऑटो मेकर्स की तरह। और यही सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से उनके पास इतना ज़्यादा कर्ज है पहली जगह पे। तो क्या ये कुछ ही समय की बात है इससे पहले कि फोर्ड बैंकरप्ट हो जाएगी? अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें, फोर्ड की लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स काफ़ी पीछे ना कि सिर्फ पेंडेमिक में बल्कि 2008 के फाइनेंशियल रिसेशन में लेके जाती है। इनफैक्ट जो जड़ है फोर्ड के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वो लेट 1990s तक जा सकती है, जिसमें एक इंसान जिसका नाम है जैकस नेसर का हाथ था। वो सीईओ की तरह अपॉइंट हुए थे और जैकस एक एंटरप्रेन्योर थे दिल से। तो इनफैक्ट वो बिजनेस चला रहे थे जब से वो एक टीनेजर थे। उनकी छोटी साइकिल बनाने की दुकान थी और उन्होंने काफ़ी सारे डिस्को क्लब्स चलाए थे। तो ये काफ़ी नेचुरल था उनके लिए कि उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को फोर्ड में लेके आए। जैकस एक एग्जीक्यूटिव की तरह नहीं आए थे, वो एक्चुअली मॉडेस्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह आए थे 20 साल की उम्र में 1968 में, और वो 31 साल बाद 1999 में सीईओ बन गए। इसी बीच उन्होंने अपना नाम बना लिया था एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह, और बहुत सारे उनके कलीग्स उन्होंने निकनेम दिया था जैक द नाइफ और ब्लैक जैक के नाम से। जैक द नाइफ का मतलब था रेफरेंस था क्योंकि काफ़ी सारी जॉब्स उन्होंने कट करी थी पिछले कई सालों में, और ब्लैक जैक का नाम ये था कि उनकी इंटॉलरेंस थी अनप्रॉफिटेबल सेक्टर्स को बंद करने के लिए। तो वहीं पे हालांकि ये तो कोई अच्छे ट्रेड नहीं है, मगर ज़्यादातर सक्सेसफुल सीईओज के यही ट्रेड्स होते हैं। इसकी वजह से जैकस का टेन्योर में तो असर नहीं पड़ा, मगर जिस चीज़ की वजह से उनका टेन्योर पे असर पड़ा वो थी फोर्ड, और वो उनका बिजनेस जो पूरा था उनके डिसीजन पे ही फाइनेंशियली डिपेंडेंट था। सबसे पहले तो जैकस ने ट्राई किया ट्रांसफॉर्म करना फोर्ड को किसी तरह की लाइफस्टाइल कंपनी में। वो चाहते थे कि लोग जो है उनका हाई ओपिनियन हो फोर्ड के लिए, इसी वजह से उन्होंने लग्जरी कॉम्पिटिटर्स को खरीदना शुरू कर दिया। और इनमें से 2 एक्विजिशन में इंक्लूडेड था लैंड रोवर $3.3 बिलियन में और वॉल्वो $6.47 बिलियन में। ना कि सिर्फ एक्सपेंसिव परचेजेस थी, मगर इसकी वजह से फोर्ड को अपनी अटेंशन भी बांटनी पड़ी कंपनीज में, जिसकी वजह से सारे ब्रांड सफर करने लगे। और फोर्ड को लाइफस्टाइल कंपनी बनाने के साथ ही जैकस ने काफी सारा ध्यान दिया इंटरनेट पे भी, और क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर थे दिल से, वो तो ऑब्वियस था कि जैकस को ये पता था कि इंटरनेट अगली बड़ी चीज होने वाली, और उन्हें स्ट्रांगली लगता था कि इंटरनेट का एक सिग्निफिकेंट रोल होना चाहिए फोर्ड में। सो इसी वजह से उन्होंने काफी सारा पैसा डेवलप करने में लगाया फोर्ड की वेबसाइट को, एफिलिएट मार्केटिंग को, डीलर पोर्टल्स को और बाकी कई चीज़ों को। ये एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थे क्योंकि फोर्ड जो है मिलियंस ऑफ विजिटर्स ला रहा था हर महीने, और पीछे जाते हुए ये काफ़ी विजनरी मूव्स थे। मगर जैकस ने इस मार्क को 2 एरियाज में मिस कर दिया। सबसे पहले तो वो इतना ज़्यादा डाइवर्ट कर रहे थे अपनी अटेंशन को इंटरनेट पे, जिसकी वजह से फोर्ड का कोर बिजनेस जो है उनसे पीछे छूट गया, जो कि था अच्छी गाड़ी बनाना। हालांकि अच्छी ऑनलाइन प्रेजेंस होना डेफिनेटली ज़रूरी है, मगर ऐसे कार कंपनी आपका नंबर 1 फोकस होना चाहिए कि आप सबसे बेस्ट कार्स बना सको। मगर अनफॉर्चुनेटली ये नो लॉन्गर द केस था फोर्ड के साथ। और जैकस के सेकंड शॉर्टफॉल की बात करें तो उनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा खराब थी। ना कि सिर्फ जैकस बहुत जल्दी थे अपने समय के साथ, मगर वो ये सारी चीज़ें .com बबल के फूटने से जस्ट पहले कर रहे थे। जब इंटरनेट कंपनीज क्रैश कर चुकी थी 90 से 95% अर्ली 2000 में, जैकस एक एब्सोल्यूट इडियट लग रहे थे, और एक सर्टेन डिग्री तक वो थे भी। उन्होंने कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया था फोर्ड के फोकस को कार बनाने से, और साथ ही साथ वो बिलियंस खर्च कर रहे थे एक्विजिशंस पे और इंटरनेट पे। इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप ये सुन के सरप्राइज हो गए कि फोर्ड जैकस को रिप्लेस कर चुका था लेट 2001 में, मगर डैमेज जो है पहले से ही हो चुका था उस समय तक।
हालांकि जैकस कंपनी से बाहर थे, मगर फोर्ड का दर्द जो है उसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले तो एक्वेशन जो जैकस ने करी थी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और वो एक्चुअली खराब परफॉर्म कर रही थी। मगर एक मिनट, लैंड रोवर और वॉल्वो जो है कपल ऑफ बिलियन डॉलर के थे एक दूसरे में, तो किस तरह से ये फोर्ड को हर्ट कर सकते हैं? वेल, जो ये कंपनीज थी वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी फोर्ड के स्टैंडर्ड्स के लिए। जो सेम चीज है वो उनके बैलेंस शीट और कैश फ्लो के लिए नहीं की जा सकती। आप देख सकते हो, जब आप एक कंपनी को एक्वायर करते हो, आप सिर्फ उसके अच्छे पार्ट जैसे ब्रांड इमेज और कस्टमर्स को एक्वायर नहीं करते, आप उसके खराब पार्ट जैसे कि उनके कर्ज और नेगेटिव कैश फ्लो को भी एक्वायर करते हो। ये एस्टिमेटेड है कि जैगवार और लैंड रोवर को होल्ड करना फोर्ड को 35 से 50 बिलियन डॉलर का चूना लगा गया। और ये सिमिलर स्टोरी जो है वो वॉल्वो के साथ भी कही जा सकती है। तो ना सिर्फ ये कंपनीज मैसिव डायरेक्ट थे फोर्ड की इनकम स्टेटमेंट्स में जब उन्होंने उन्हें खरीदा था, मगर फोर्ड जो है काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुका था जब वो कंपनीज को बेच रहा था। फॉर एग्जाम्पल, फोर्ड ने वॉल्वो को सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर्स में बेचा। एज ए रिमाइंडर, उन्होंने 6.47 बिलियन डॉलर्स दिए थे एक्वायर करने के लिए उसे। सिमिलरली उन्होंने जैगवार और लैंड रोवर को 2.3 बिलियन डॉलर्स में बेचा सिर्फ 9 सालों बाद इसके, और फोर्ड ने सिर्फ 3.3 बिलियन डॉलर्स पे किए थे लैंड रोवर के अकेले में। क्लियरली ये तो मैसिव लॉसेस थे फोर्ड के लिए, मगर ये तो शुरुआती थी उनकी दिक्कतों की, क्योंकि जब ऑयल प्राइसेस थे नियरली $200 पर बैरल पहुंच चुके थे 2008 में। फॉर पर्सपेक्टिव, अगर आपको लगता था कि कुछ महीनों पहले ऑयल के प्राइसेस अच्छे थे, तो वो 60% ज़्यादा थे उसके मुकाबले। तो मुझे नहीं लगता कि आप सुन के सरप्राइज होगी कि लोग जो है वो बड़े पिकअप ट्रक्स और एसयूवीज को खरीदना कम कर चुके थे, क्योंकि वो काफ़ी सारा पैसा फ्यूल में खर्च कर देते थे। और क्योंकि लार्ज पिकअप ट्रक्स और एसयूवीज फोर्ड की स्पेशलिटी थी, वो दिक्कत में आ चुके थे। अब चीज़ों को और ख़राब करने के लिए यूएस एक सीरियस रिसेशन फेस कर रहा था 2008 में, ना कि आज की टेक्निकल रिसेशन की तरह जो हम हैं अभी। इसने सिंपली फोर्ड की सेल को कम कर दिया और ज़्यादा, और ये सारी चीज़ें क्लाइमैक्स में आने वाली थी जब फोर्ड ने 14.6 बिलियन डॉलर्स लूज किए 2008 में, और ये रिकॉर्ड था। इस पॉइंट पे ये बस कुछ ही देर की बात थी कि जब गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया और बेल आउट किया कंपनी को। फोर्ड को 5.9 बिलियन डॉलर का लोन मिला डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से, जिसकी वजह से उन्होंने नैरोली अवॉइड किया बैंक्रप्सी को और स्टार्ट किया फोकस करना डेवलप करने में एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल्स को। मगर अनफॉर्चुनेटली फोर्ड के लिए ये टेरिबल टाइमिंग थी। और जैसा कि आप देख सकते हो, ऑयल प्राइसेस वापस से क्रैश हो गए अगले कुछ सालों में, जिसकी वजह से अमेरिकन वापस से अपना प्यार दिखा रहे थे ट्रक्स और एसयूवीज को। और क्योंकि फोर्ड ने प्रीऑक्यूपाई कर लिया था गाड़ियां जैसे फोर्ड फोकस, इसकी वजह से जीएम को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई अच्छी चीज़ें करने के लिए अपने ताहोई, सबर्बन और एस्केलेड सीरीज से। और जिससे पहले कि कोई भी समझ पाता, फोर्ड सेम इंडस्ट्री में पीछे रह चुका था जिसने उसके डोमिनेट किया था डेकेड से। तो हालांकि फोर्ड सिर्फ लेगेसी ऐसा ऑटोमेकर है अमेरिका का जिसने बैंक्रप्सी को अवॉइड किया, ऐसा नहीं है कि चीज़ें अच्छी थी उनके लिए कभी भी। पिछले कुछ सालों में फोर्ड ने अपना फोकस वापस से उस चीज़ पे शिफ्ट कर दिया जिसमें काफ़ी अच्छे थे, जो कि है ट्रक्स और एसयूवीज। वो आगे आकर अनाउंस कर चुके हैं कि वो कम्प्लीटली रिटायर करेंगे फोर्ड फोकस को 2025 तक। और ऐसा लगता है कि अप्रोच काफ़ी अच्छे से काम करी, क्योंकि वो F-150 को नंबर 1 सेलिंग व्हीकल बना चुके हैं दोबारा से। मगर ये सारी गुड न्यूज़ नहीं है। फोर्ड कभी भी अपने कर्ज के ढेर को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया 2000 से, और कभी कभार उनकी लाइबिलिटीज़ 150 बिलियन की हो जाती है और कभी कभार उनकी लाइबिलिटीज़ $250 बिलियन हो जाती है। मगर फॉर द मोस्ट पार्ट फोर्ड अपने एवरेज लाइबिलिटीज़ को $200 बिलियन से कम तक रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री काफ़ी बिग क्रॉस रोड फेस कर रही है पिछले कुछ सालों से ईवीज के साथ। फॉर्चुनेटली फोर्ड ईवीज को इग्नोर नहीं कर रहा टोयोटा की तरह। फोर्ड एक्चुअली काफ़ी अच्छे से या सीरियसली ले रहा है ईवीज को, और वो पहले ऐसे लेगेसी ऑटोमेकर है जो कि पॉपुलर गैस मॉडल को फुल्ली इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर चुका है। तो डेफिनेटली सही ट्रैक पे है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो आगे का रास्ता है वो आसान होने वाला है। प्रॉफिटेबिलिटी स्केल करना ईवी प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, और फोर्ड एक्सपीरियंस कर रहा है इसी को जिस समय हम ये बात कर रहे हैं। अब मैकी का एग्जांपल ले लेते हैं। फोर्ड ने मैकी का प्रोडक्शन Q3 ऑफ 2020 में शुरुआत किया था, और वो रैम्प कर चुके थे प्रोडक्शन को 3 क्वार्टर्स तक। मगर उसके बाद से वो स्टैग्नेट कर रहे हैं और डिक्लाइन भी कर रहे हैं। और जब आप मैकी के प्रोडक्शन रैम्प को मॉडल 3 के प्रोडक्शन रैम्प से कंपेयर करोगे, आप रियली देख पाओगे फोर्ड कितना ज़्यादा पीछे। और 7वें क्वार्टर ऑफ प्रोडक्शन तक टेस्ला 70,000 मॉडल टीज को बना पा रहा था, वहीं पे फोर्ड स्ट्रगल कर रहा था 15,000 भी बनाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन रैम्प काफ़ी ईजी था टेस्ला के लिए, क्योंकि वो भी नियरली बैंकरप्ट हो चुके थे जब वो प्रोडक्शन टारगेट को रीच करने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब फोर्ड के लिए ये है कि वो अभी भी हार्डेस्ट स्टेज करना क्रॉस उनको बाकी है, जो है स्केलिंग का। और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए फोर्ड को ये सारी चीज़ें हिस्टोरिक सप्लाई शॉर्टेज से डील करनी पड़ रही है। अकॉर्डिंग टू फोर्ड CFO, इन्फ्लेशन के साथ ही जो सप्लाई शॉर्टेज है उसने कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया मैकी के प्रॉफिट मार्जिन को, और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है फोर्ड के लिए स्केल तक पहुँचना, जो कि टेस्ला से भी
मुश्किल है और इस चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहिए कि टेस्ला को कभी भी $200 बिलियन की लायबिलिटीज से डील नहीं करना पड़ा था। सो इस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें फोर्ड के अगेंस्ट है और उनकी बैलेंस शीट की बात करें चाहे उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ की बात करें, मगर एक चीज़ जो है उनके फेवर में काम कर रही है वो है डिमांड। फोर्ड के पास 2 लाख से भी ज़्यादा लाइटनिंग की रिजर्वेशंस है और क्योंकि पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है F-150 की, ये नंबर जो है बढ़ने वाला है समय के साथ, तो फोर्ड को डेफिनेटली डिमांड टू स्केल करना पड़ेगा अपने ईवी बिजनेस को अगले लेवल पे, जिसकी वजह से वो पॉपुलर ऑटो मेकर रहे हैं। मगर सवाल यहाँ पे ये है कि क्या कंपनी इस ट्रांजिशन को सर्वाइव भी कर पाएगी। और यहाँ तक तो मैं जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी नेगेटिव हो चुकी है फोर्ड पे, मगर वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट डिजर्व करते हैं बहुत सारे उनकी चॉइसेस पे। और किसी भी पॉइंट पे फोर्ड ने अपने ईवी ट्रांजिशन को कम नहीं किया था, वो कंपनी लिटरली ईवीज पे आ चुकी है और कमिट कर चुकी है $50 बिलियन इन्वेस्ट करना ईवीज में 2026 तक। और वहीं पे उनकी लीडरशिप को भी इस चीज़ में कोई शक नहीं है और ऐसा लगता है कि वो सारे बिलीव करते हैं कि सक्सेसफुल ट्रांजिशन करना ईवीज का वही आगे जाने का रास्ता है। और ये सारा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी है एग्जैक्टली एक ऑटो मेकर को चाहिए होती है। और ऑनेस्टली मेरे ओपिनियन में अगर कोई लेगेसी ऑटो मेकर दूसरी साइड पे पहुंचने वाला है तो वो फोर्ड होने वाला है। मगर इन सारी चीज़ों के साथ ही ऐसा नहीं है कि आसान रास्ता होने वाला है किसी भी तरीके से। जैकस के वेल इंटेंशन मगर पोअरली एग्जीक्यूटिव इनिशिएटिव्स ने जो 20 साल पहले किए गए थे अभी भी कंपनी को नीचे लेके जा रहा है आज के दिन तक। और ऑनेस्टली यहाँ पे आसान रास्ता नहीं है फोर्ड के लिए, और बस एक ही चीज़ वो कर सकते हैं कि जो वो अभी कर रहे हैं वो उन्हें करते रहें और वो बेस्ट ट्राई करे ट्रांजिशन करना ईवीज में, वहीं पे उनके फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ कंपनी को भी बचा सके जितना ज़्यादा वो बचा सके। मगर सिर्फ समय ही बता पाएगा क्या उनके एम्बिशन प्लान्स जो है वो अच्छे से काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि फोर्ड दूसरे साइड में पहुंच जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको लगता है कि और लेगेसी ऑटो मेकर्स को भी एम्ब्रेस करना चाहिए ईवीज को। और साथ ही साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडिया सजेस्ट करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।